मैं समझता हूँ हमेशा की तरह वही चीज़ हुई है कि अगर हमारे पास ये प्राइड है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन, और भट्टी साहब ने आपको खबर भी दी है कि ये हमारे इदारों को बता दिया गया था ये होना है, तो मेरा फिर सवाल है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो मैं फिर किसका गिरेबान पकड़ूं कि ये हमला भारत ने करवाया है और बड़ी प्लानिंग के साथ करवाया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको ट्रैक नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। आपके वज़ीर-ए-आज़म ने जब से इनकार किया, भारत पाकिस्तान में मैक्सिमम कोशिश करेगा रहा मोसाद दहशतगर्दी कराने की। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होगा, और इसकी हिकमत अमली इंडिया ने बना ली है। नमस्कार दोस्तों, रो ने R&AW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा जो भी आप कहो, उन्होंने एक और ऑपरेशन यहाँ पर कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तानी मीडिया का मानना ये है कि ये पूरा का पूरा फेलियर है हमारा ISI का। जिस ISI को हम दुनिया की नंबर 1 एजेंसी मानते थे, अब उसको पता ही नहीं है कि भाई ये इस टाइप के ऑपरेशंस पाकिस्तान में चल रहे हैं और रॉ इस टाइप के ऑपरेशंस करवा रही है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि कई सारे पहले भी होंगे स्लीपर सेल, इंडिया के जो स्लीपर सेल थे पाकिस्तान में, उनको एक्टिव किया जाता है और ये सारी चीज़ें की जाती है। लेकिन अगर अब 2014 के बाद काउंट करो तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये चीज़ों में बहुत ही अलग लेवल की बढ़ोतरी हुई है और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और उनको ढूंढ पाना और ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है। लेकिन मान लीजिए कि फिर भी अगर उनको एक दो को पकड़ते भी है, फिर भी ऑपरेशंस यहाँ पर रुकने वाले हैं नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो भी दुश्मन, इंडिया का दुश्मन वहाँ जाकर बैठा है ना, उन सबको ठोका जा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। लाहौर के जो धमाका हुआ है, ये धमाका कोई मैसेज था, क्या था भट्टी साहब, इसके पीछे कौन हो सकता? और मेरी फोरेंसिक लैब के एक्सपर्ट से बात हुई है, ये धमाका अमूमन भारतीय साहत का है। वो जो बारूद वो इस्तेमाल करते हैं ना, जहां अफगानिस्तान और इस तरह किया गया। इसकी इब्तदाई इन्फॉर्मेशन ये थी कि पाकिस्तान के हसास अदारों ने लाहौर पुलिस को थ्रेड लेटर जारी किया था। बाज़ दफ़ाई तजिया निगार कह रहे थे राह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने की कोशिश करेगा, और इसी सिलसिले में हमारी इंटेलिजेंस अदारों ने चारों सूबों के वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और IG को आगाह कर दिया था, खदशा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। मैं समझता हूँ हमेशा की तरह वही चीज़ हुई है कि अगर हमारे पास ये प्राइड है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन, और भट्टी साहब ने आपको खबर भी दी है कि ये हमारे इदारों को बता दिया गया था ये होना है, तो मेरा फिर सवाल है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो मैं फिर किसका गिरेबान पकड़ूं? अगर आपको ये इतला है कि शहर में ये कुछ होने वाला है। मैं अभी भट्टी साहब की बात सुन रहा था, बिलीव यू मी, ये जो हमारा पुलिस का कल्चर है, पुलिस सिर्फ गाड़ी की कीमत देखती है। आप पुरानी गाड़ी हो, रिक्शा हो, गधा गाड़ी हो, गरीब चेहरे से नजर आए तो हाथ ऐसे आता है, यहाँ खड़े हो जाओ, इधर हो जाओ। मुझे आज तक समझ नहीं किसी अमीर आदमी की गाड़ी जिसकी 3 करोड़ की गाड़ी है, जिसने कपड़े अच्छे पहने, जिसने राडो की घड़ी लगाई है, उसके लिए ऐसे याद होता है। आपने दे रही है कि पाकिस्तान के साथ इस एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अफगानिस्तान में इस वक्त चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है, पूरी दुनिया वहाँ बैठी हुई है। हमें अलर्ट होना है। और ये कोई खबर नहीं है कि हमारा IG आके हमें ये बताए कि दुनिया के इदारे होते हैं, दुनिया में इंटेलिजेंस इस तरह करती है। भाई अगर उन्होंने जो करना है, अगर वो हमसे कर गए तो मैंने तुम्हें क्यों रखा हुआ है? आपके वज़ीर-ए-आज़म ने जब से इनकार किया, भारत पाकिस्तान में मैक्सिमम कोशिश करेगा रहा मोसाद दहशतगर्दी कराने की। आप याद करें, वो भी वक्त है ज़रबे अज़ब से पहले, रद्दुल फसाद से पहले, अल्लाह माफ करे, 4 ब्लास्ट होते थे। तो इसको उस ये एक बड़े अच्छे बात हुआ है मेरे ख्याल में। अब कह रहा हूं, पाकिस्तान में 4 ब्लास्ट हुए हैं। लाहौर में एक DAG हमारे अल्लाह जनमबीन शहीद, एक गुलशन पार्क, अस्पतालों में, बाजारों में कहाँ नहीं हुए। अब हमारी, मेरा ख्याल है काजी साहब, एक बात आप माइंड कर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। अब अदारों को चाहिए कि साफियों का पीछा छोड़ दें, सियासतदानों का पीछा छोड़ दें, दहशतगर्दी पे फोकस करें। अब मुझे पता है ये बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। अब सियासतदानों को छोड़ भट्टी साहब, एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। भट्टी क्या कह रहा है यार, पूरा जोर तुमने उस पे लगा दिया, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पे, उसकी प्रॉपर्टी पे। क्या तेल निकालना है? मैंने हाई लेवल पे भी बढ़ गया है बात फैसलों की वजह से। देखें, आप जैसे ही अमेरिका फौज का इनखला होता है अफगानिस्तान से, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होगा, और इसकी हिकमत अमली
इंडिया ने बना ली है। आज भी इंडिया के पास जो अमेरिका के कंट्रोल में एरिया है वहां उन्होंने अपने ट्रेनिंग कैंप किए हुए हैं। आज जो वजीर आज़म पाकिस्तान गए तो वजीर आज़म पाकिस्तान, मैंने चंद दिन पहले भी कहा था, उनकी जान को खतरा है। अब वो यकीनी बात है, हुकूमत का फर्ज है तरदीद करे या तरदीद करे। उन्हें भी कहा गया कि अपनी मूवमेंट महदूद रखे। के अंदर जो वाकयात हुए हैं दहशतगर्दी के, मुंबई अटैक समेत, उसमें हाफिज सईद साहब मुलव्विस हैं। हाफिज सईद साहब की सिक्योरिटी बहुत टाइट, बड़ी शानदार। एक तो पहला बैरियर है जो बाहर मौजूद है, उसके बाद एक और बैरियर जो उनकी अपनी गली है उसके बाहर मौजूद है, और फिर उनके घर के अंदर दाखिल होने के लिए भी एक कड़ी सिक्योरिटी का निज़ाम है। और वहाँ पे हाफिज सईद साहब के अपने नौजवान जो उनको चाहने वाले हैं वो बड़ी तादाद में दिन रात मौजूद रहते हैं। वो वहाँ चाको चौबंद ड्यूटी देते हैं, जबकि सरकार की सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी इसलिए क्योंकि भारत ने धमकी लगाई है, दुश्मन मुल्क इसमें मुलव्वस हो सकता है, लिहाजा इसलिए पाकिस्तान भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम रखता है हाफिज सईद के लिए। और तमाम उंगलियां भारत की तरफ उठ रही हैं। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनसे ये मालूमात आ रही हैं कि ये हमला भारत ने करवाया है और बड़ी प्लानिंग के साथ करवाया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको ट्रैक नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। इससे पहले बहुत सारे हमलों को ट्रैक किया गया, लेकिन यहाँ पे वो हमला करने में कामयाब हुआ कि इसके असरात अमेरिकन फौज के नखला के पाकिस्तान पर आने के खदशात है, खुसूसन कबायली इलाके, लाहौर, पेशावर, कराची और अहम शख्सियात के कुछ, मेरी इतला है इंटेलिजेंस इदारों को है कि कुछ पॉलिटिशियन भी हिट लिस्ट पे हैं कि उनको नुकसान करा के खुदा ना खास्ता मुल्क में अफरा तफरी करेगी। और इसमें अहम तरीन सियासतदान है, ये आपको मैं ये बात आज नोट कर लें। तो क्या उनको भी एतमाद में लिया गया? बड़ी साहब तरीन पॉलिटिशियन, मेरे ख्याल उनका मकसद उनको मारना नहीं, मुल्क इंतशार फैलना है, फैलवाना है। मगर भट्टी साहब, आप समझते हैं कि जो इसका ताल्लुक फिर अफगानिस्तान से बनता है, जो प्रेशर आ रहा है हम पे, कहाँ से इसका रूल्स बनाए? क्या प्रेशर है? क्या फिर ये क्यों चाह रहे हैं हमसे? आप क्या रहे हैं हमसे? ये सवाल वो अड्डे वो अफगानिस्तान के लिए नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं चाइना पे नजर रखने के लिए। अगर इधर होंगे अड्डे और ड्रोन हमले की देंगे, जिसके वजीर आज़म पहले दिन से मुखालफत करते रहे और शुक्र है आज भी कर रहे हैं, उसके लिए अच्छे मेरे इंटेलिजेंस के इदारे हैं, मैं बड़ा इस पे फख्र करता हूँ। मगर मेरी पुलिस को पता नहीं 22 किलो की गाड़ी में सामान रखे जहाँ घूमता रहे, इनकी तरबियत कौन करेगा? इनमें क्वालिटी कैसे आएगी? ये बड़ा सवाल है। ये भी फौज के हवाले कर दें तो कर दो। पाकिस्तान जो है वो सारा कुछ चाइना को दे दिया है। तो मुझे ये बताएं, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, तो फिर मुझे बात बताएं, अमेरिका का तो सिक्योरिटी एजेंडा था पाकिस्तान में अफगानिस्तान की वजह से, चीन का तो इस वक्त कोई सिक्योरिटी एजेंडा नहीं है। सो हमारे ऊपर तो अगर आज चीनी पाकिस्तान में पैसा लगाते हैं, पैसा देते हैं, यहाँ पे ग्वादर को बिल्ड किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, तो ये पैसा कहाँ से आना था? अगर आया है तो जारी बात है जब छोटा मुल्क होगा तो उस तरह के इंसेंटिव्स तो यहाँ पे वो, अगर इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, इंडस्ट्री, अगर कल हमारी कैपेसिटी इंडस्ट्री तो हमने खुद लगानी है ना, चीन ने तो नहीं लगानी। तो आप इस सारे जो पैसा चीन से आ रहा है इसको क्यों समझते हैं कि हमने बेच दिया? देखिए, बेचे इस तरीके से कि आपने कभी उसकी टर्म्स डिस्क्लोज की लोगों को कि कितने इंटरेस्ट रेट पे चाइना आ रहा है पैसा? आपने कभी लोगों को बताया कि चाइनीज कंपनियां कितनी किकबैक दे रही है लोगों को, यहाँ पे पॉलिटिशियंस को, एस्टेब्लिशमेंट को? आपने कभी बताया कि आपकी सड़कें वो क्यों बना रहे हैं, लेबर आपकी क्यों नहीं यूज कर रहे वो? और दूसरा, उसको छड़े आप कहते हैं डिफेंस का उनका इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया के साथ अगर आप लवी डबी होते तो चाइना ने कभी नहीं आना था आपके साथ। उनके कॉन्फ्लिक्ट है, उनके इश्यूज है उनके साथ, वो इसलिए आपको लवी डबी करते हैं। इमरान खान साहब इज द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर, वो कुछ भी डिलीवर कर पा नहीं रहे। अकाउंटेबिलिटी वाज द ओनली मैंडेट ही हैड, और उसमें जीरो डिलीवरी, जीरो। आप मोदी साहब है दूसरी साइड में, मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ मोदी साहब, लेकिन एक उन्होंने चीज की है, नेशनलिज्म दिया उन्होंने सारे हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। खान साहब भी पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट थे, लेकिन लोगों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा नहीं कर सके। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एक्सटर्नल इंटरनल कोई मैटर ऐसा नहीं है जिसमें करप्शन चीजें इन्वॉल्व ना हो। आपके नॉन सीरियस है उसमें बिल्कुल। जो बाइडेन क्या करेंगे जब तक पाकिस्तानी खुद नहीं करना चाहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे जब तक आप खुद नहीं करना चाहेंगे? मेरी एक छोटी सी मिसाल आपको मैं देना चाहूंगा। आपके सारी लेबर जो है वो जाके सऊदी अरेबिया और दुबई की सड़कें बना रही है, आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बना रहा है। आपके हर चैनल के ऊपर बैठे तो वो कहते हैं चाइना 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 चाइना।
हर चैनल का मालिक जो है उसके बच्चे इंग्लैंड या न्यूयॉर्क बैठे हैं। आपकी एस्टेब्लिशमेंट सारी की सारी अपने बच्चों को कनाडा, इंग्लैंड और लंदन रखना चाहती है, मुल्क चाइना को बेच दिया। आपकी कैबिनेट में इस वक्त कितने वजीर जो चाइना से पढ़ के आए हैं? आपके कितने एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टियां चाइना में रखी? आप देखना चाहते, आप रहना चाहते हैं खुद लंदन में और न्यूयॉर्क में, मुल्क बेच दिया आपने चाइना के सामने। तो ये आपका तो एक, मेरा मतलब नॉन सीरियसनेस सी चीजें हैं। मेरा आपके जो प्राइम मिनिस्टर, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पॉलिटिकल बंदा, उनकी आप देखें, मैं हैरान होता हूं फैटअप पे आपको अफगानिस्तान ने वोट नहीं दिया, आपको सऊदी अरेबिया आपसे दूर चलता जा रहा है बिल्कुल मुसलसल। दुबई से आप दुबई की हालात देखें, आपके वीजे वहां बंद है। 23 लाख बंदा बेरोजगार होकर पाकिस्तान आने वाला है, आप उनको चाइना भेजेंगे? चाइना को कहना ही हमारी लेबर ले लें आप। आपकी गुफार पास आपको किसी के कहते हैं किसी को जो रहेगी, कोई सोच रहा है कि 23 लाख लोगों को वापस किस तरह भेजना है? जो फॉरेन वो रेमिटेंस आती थी उसका अगर नहीं आएगी तो क्या होगा? कोई बिल्कुल नहीं, कोई सीरियस ही नहीं है, कोई किसी चीज में सीरियस नहीं है। कश्मीर को आपने बिल्कुल भुला दिया, आपने उस पर वहां चाहे कर्फ्यू हो कुछ भी हो। जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हम 24 घंटे में कश्मीर ले लेंगे, आपने उसको रिबट किया? नहीं किया। ये असल में ये बातें नेशनलिज्म पे होती हैं। मैं सबसे बड़ी बात कहूं, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन को यूज करते हैं और आपको पता है कि चाइना के रिलेशनशिप टर्म फाइनेंशियल बेसिस पे होते हैं, उनका कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं होता चाइना का बिल्कुल। मुझे आज तक याद है, मुझे एक अमेरिकन एम्बेसडर ने एक दफा कहा था कि अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बताओ कि अमेरिका हमेशा ग्रांट्स और एड देता है, चाइना हमेशा कर्जे देता है, और वो भी ऐसे कर्जे होते हैं कि जो आप श्रीलंका की हालत देखें। बल्कि अगले दिन आर्टिकल का मैं कोशिश करूंगा वो आर्टिकल भेजूं आपको। एक अमेरिका में किसी ने आर्टिकल लिखा कि चाइना किस तरीके से कर्जे देकर डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर टेक ओवर करता है, जिस तरह श्रीलंका की बंदरगाह उन्होंने टेक ओवर कर ली। उनको जरूरत थी बंदरगाह को यूज करने के लिए, वरना आपके साथ उनका क्या इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्ट नहीं उनका। और दूसरा मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा आपके देखने वालों को कि एक बुक मैंने पढ़ी थी बहुत अरसा पहले, चाइना इंक। करप्शन इज पार्ट ऑफ चाइनीज कल्चर। टर्की के साथ रिलेशनशिप में भी सिर्फ किकबैक्स हैं, उसके पीछे कुछ भी नहीं है। आपके ट्रैश रिमूवल के ठेके लाहौर के टर्किश कंपनियों को दे दिए जाते हैं, क्यों? आपकी बेरोजगारी कम है वहां, आपके सारे नौजवान बेरोजगार बैठे। आप, मेरा मकसद इस तरह ये, मैं जिस तरह पहले अर्ज किया है कि आपके लोग दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें बना रहे हैं और चाइनीज कोरियन आपकी बना रहे हैं। जरा गौर से देखें क्यों, क्या क्या हो रहा है यहाँ। और पाकिस्तान के वो तमाम यूट्यूब चैनल्स जो कि भारत के खिलाफ बात करते थे, उनको ना सिर्फ भारत में बैन किया गया है, बल्कि वो तमाम यूट्यूब चैनल्स अब ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में बैन हो चुके हैं। मुझे टर्मिनेट किया गया है जिसकी तकरीबन 8.5 लाख के करीब उस पर फॉलोअर्स थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इंफॉर्मेशन वॉर में आज इंडिया को जो कामयाबी हासिल हुई है, आप उसका अंदाजा नहीं कर है। ये नजमुल हसन बाजवा, इसकी वीडियो मिलियंस भी, शायद 2 मिलियन भी क्रॉस कर गई, लेकिन उसका मौजू जो था वो हिंदू धर्म था, हिंदू मजहब था। हिंदू मजहब को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस वीडियो को ओपन करता। नमस्कार दोस्तों, अब कोई भी पाकिस्तानी अगर इंडिया में आएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई इंडिया के अंदर मुसलमान कितनी बड़े लेवल पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से रह रहे हैं, या फिर कहे कि जितनी मस्जिदें इंडिया में होगी शायद ही पाकिस्तान में होगी। लेकिन जो पाकिस्तानी इंडिया में नहीं आ पाते उनको बरगलाना या फिर कहे कि उनका ब्रेन वॉश करना तो बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई ये जो कई सारे यूट्यूबर हैं जिनकी चैनलें बंद कर दी गई है, नॉट सिर्फ इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट टर्मिनेट ही कर दी गई है, क्योंकि इंडिया ने जो है वो फोकस करवाया यूट्यूब को कि भाई देखिए आप जो कह रहे हो ना कि भाई आपकी पॉलिसी वायलेट करने पर चैनल बंद होता है, तो आपने ये सारी जो चीज़ें हैं, इन टाइप के जो वीडियोज़ है, पूरा का पूरा गलतफहमी यहाँ पर फैलाता है, तो आपने उस पर कुछ नहीं किया, तो फिर यूट्यूब ने उनकी चैनलें बंद कर दी। अब वो कम्युनिटी गाइडलाइन होती है, जब आपको मिलती है तब आपका चैनल सीधा बंद हो जाता है, और यहाँ पर यही हुआ है, और वही यहाँ पर रोना रो रहे हैं। और कई सारे यूट्यूबर तो ऐसे थे जिनके व्यूज़ मिलियंस में जाते थे, सारा का सारा बंद हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय सरकार ने यूट्यूब कम्युनिटी को एक रिकमेंडेशन की, और इस रिकमेंडेशन के मुताबिक उन्होंने 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन करने का कहा। और पाकिस्तान के वो तमाम यूट्यूब चैनल्स जो कि भारत के खिलाफ बात करते थे, उनको ना सिर्फ भारत में बैन किया गया है, बल्कि वो तमाम यूट्यूब चैनल्स अब ग्लोबली
यानी कि पूरी दुनिया में बैन हो चुके हैं और यूट्यूब ने उन तमाम चैनल्स को टर्मिनेट कर दिया। यहां पर दो बातें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यह कि नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद तो देनी पड़ती है कि भाई आप भारत में कर लेते तो हम कहते कि चलें आपका अपना मुल्क है, यहां पर आपने कौन सा पाकिस्तानियों को जीने का हक देना था या पाकिस्तानियों की आवाज बंदी करनी थी तो आपने कर ली। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड करवाया है वहां पर तो आप दाद के मुस्तहिक हैं कि जनाब ये पाकिस्तानी झूठ बोलते थे, ये पाकिस्तानी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करते थे, ये पाकिस्तानी फेक न्यूज को प्रोपेगेट करते थे। कश्मीर के इशू को, बिपिन रावत के इशू को, अयोध्या और राम मंदिर के इशू को, मिनॉरिटी राइट्स के इशू को इन्होंने बेस बनाकर बैन करवाया है। जो अपने आप को साबिक एंकर कहलाते हैं उन समेत पाकिस्तान के 20 यूट्यूबर्स का यूट्यूब ने एक लिहाज से तख्ता उलट दिया है, यानी कि यूट्यूब को ने उनको बैन कर दिया, हटा दिया है। ये नजमुल हसन बाजवा के साथ हुई। शुरू में मैंने देखा इसकी वीडियो मिलियंस भी, शायद 2 मिलियन भी क्रॉस कर गई, लेकिन उसका मौजू जो था वो हिंदू धर्म था, हिंदू मजहब था। हिंदू मजहब को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस वीडियो को ओपन करता, क्योंकि उसमें जो थंबनेल था वो इतना मतलब है कि उसमें हिजानी कैफियत थी और जो उसका टाइटल था वो बहुत सख्त था। और मुझे अंदाज़ा हो गया कि जब आप किसी के मज़हब को, मकतब को, भले कोई भी हो, गलत हो सही हो, इसका फैसला आपने और मैंने नहीं करना, लेकिन जब आप उसको टारगेट करते हैं, ज़ाहिर है कि इंडिया में 1 अरब 20 करोड़ या इससे भी ज़्यादा आबादी है, तो जब आप उनके किसी बहुत बड़ी आबादी के मज़हब को टारगेट करेंगे तो वहाँ के लोग देखेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, वॉच टाइम भी मिलेगा आपको, भले नीचे गालियाँ बकी जा रही हों। कि देश के अंदर भय और भ्रम की स्थिति फैलाई जाए फेक न्यूज़ के माध्यम से या खराब कंटेंट, एंटी इंडिया कंटेंट के माध्यम से, जो एक प्रयास कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल्स के माध्यम से किया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नया पाकिस्तान ग्रुप हो, इसके माध्यम से चलने वाले लगभग 15 यूट्यूब चैनल्स हों या 5 अन्य यूट्यूब चैनल्स हों, 2 वेब पोर्टल्स हों, जो कानून के अनुसार उनका उल्लंघन भी कर रहे थे, तो आईटी रूल्स के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, ताकि देश के खिलाफ जो एजेंडा पाकिस्तान की ओर से चलता है, पाकिस्तान की वेबसाइट्स और वहाँ के जो हैंडल वाले यहाँ पर कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की गई है, ताकि ऐसी ताकतों को देश के खिलाफ काम ना करने दिया जाए। सिर्फ कर्जे 11, 12, 20 अरब डॉलर के चक्कर में हम जमीन पर लेट जाए और सब कुछ चाइना को दे दें, तो सही वही बात होगी जो कोर कमांडर बलूचिस्तान ने कहा था कि हम सिर्फ उनके टायरों में पंचर लगाते रहेंगे और अपने होटलों पे खाना खिलाएंगे और ये पूरा रीजन चाइना टेक ओवर कर लेगा। देखिए, इस बात मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ जी कि पाकिस्तान 5th जनरेशन वॉर को हार रहा है। वो इतनी शर्मनाक और खतरनाक है कि हमें अगले 50 साल के लिए मखरूज कर गएंगे, गुलाम बना गए। सीपेक जैसे एक मंसूबे के तहत डेवलप किया था और चाइना और श्रीलंका कर्जा नहीं अदा कर सका, तो चाइना ने टेक ओवर कर लिया श्रीलंकन पोर्ट को। नमस्कार दोस्तों, अब अगर आप देखो ना आज की सिचुएशन में, मतलब सीपेक तो कम्प्लीटली बंद होने के कगार पर है, लेकिन अगर आप देखो ना तो सीपेक के बारे में कई सारे पत्रकार ऐसा कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि जैद हामिद जो कि कट्टर है, एंटी हिंदू है, एंटी इंडिया है, एंटी मोदी है, वो भी एक कहने पर मजबूर हो जाता है कि भाई चाइना हमारा दोस्त है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हम चाइना की आवभगत कर रहे हैं, जिस तरीके से चाइना को हम पूरा का पूरा पाकिस्तान का एक्सेस दे रहे हैं, ये सीपेक अगर बंद ना हुआ होता तो पाकिस्तान के लोग गुलाम हो जाते। वहाँ पर ढाबे खोलते, पंचर बनाते, चाइनीज़ लोग निकलते, वहाँ पर अपने पंचर बनवाते, वहाँ पर खाना खाते, मौज मस्ती करके चले जाते। मतलब जो भी उनके पूरा का पूरा जो एक्सक्लूसिव जोन था, उसका पूरा का पूरा हक जो था वो शायद चाइनीज़ लोगों के पास ही रहता। हालांकि आप सबको पता है कि इमरान खान ने आखिर में सीपेक पर ऑडिट लगाकर ताले लगवा दिए और जिस तरीके से चाइना चाहता था उस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ, तो आखिरकार चाइना को अच्छा नहीं लगा और ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स सीपेक या फिर सीपेक के अंडर में जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उसको बंद कर दिया गया है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर मंसूबा कहा जा रहा था, आजकल कंट्रोवर्सी की जद में है। और आप मुझे खास तौर पर यह बताइएगा कि ऐसे मौके पर जबकि अभी तानवी अखबार के जो दावे हैं कि सीपेक मंसूबे के हवाले से हुकूमत वक्त अब नजरसानी करने जा रही है और चीन इस पर मुत्तफिक है, आपकी क्या राय है? जो असल इशू है कि सीपेक हमारे लिए दो धारी तलवार है।
एक तरफ तो इशू ये है कि तमाम दुश्मन ताकतें इसको रोकना चाहती हैं, जिसकी वजह से एक पेट्रियोटिक सेंटिमेंट है कि हर हाल में सीपैक को बनना चाहिए। मगर दूसरी जानिब सीपैक की जो शराइत तय की गई हैं वो उस हुकूमत ने तय की है जिसने एलएनजी का स्कैंडल तय किया था, जो उससे पहले आईपीपी के पावर प्रोजेक्ट्स जिन्होंने लगवाए थे, और सारी टर्म्स सीक्रेट हैं। अब चाइनीज जिस तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं ये कंसर्न की बात है। अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं वेस्टर्न या वेस्टेड इंटरेस्ट पे काम कर रहा हूं, लेकिन जब एक पेट्रियोटिक सेंटिमेंट भी यही है कि आप सीपैक की टर्म्स एंड कंडीशंस पहले डिफाइन करें। पहले ये कहा गया था कि वो सिर्फ एक ट्रांजिट रूट होगा, 1.4 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट उन्होंने पाकिस्तान से करनी है, तो एक रोड रूट तो वो इस्तेमाल करेंगे ही। लेकिन फिर जब पता लगा कि इसमें टर्म्स कुछ ऐसी भी हैं कि दे वांट टू टेक ओवर द एग्रीकल्चर, बड़े बड़े स्केल ऑफ लैंड बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर के लेना चाहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज वो खरीद चुके हैं कराची का पूरा। इसके बाद सीपैक के अंदर इन्होंने मेट्रो को भी सीपैक में डाल दिया। तो अब इतनी कंफ्यूजन है सीपैक पे कि एक्चुअली सीपैक की तमाम टर्म्स को रीनिगोशिएट करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ खासतौर पर इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से जिन खदशात और खौफ का इजहार, अब सवाल यह है कि पहले हमें हमेशा पूरी पाकिस्तानी कौम को कहा गया कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे ग्रांट एक ग्राटेक के तोहफा दे रहे हैं हमको ताकि पाकिस्तान डेवलप हो और उसके बाद उनका 1.4 ट्रिलियन डॉलर साल की ट्रेड उनकी यहां से गुजरे। लेकिन अब हमें पता लगा कि ये तो कर्जा था सारा जो हमें अदा करना है, इसमें कोई भी ग्रांट नहीं थी। और यही मैं कहूं कि सारी आज तक किसी को भी पाकिस्तान में सीपैक के प्रोजेक्ट्स की टर्म्स नहीं मालूम है। दिस इज द डेंजरस पॉइंट। अच्छा, मुझे और अभी चाइना, अभी आपको मिसाल दें, श्रीलंका में एग्जैक्टली यही केस हो चुका है कि श्रीलंका ने अपनी पूरी एक बंदरगाह गवादर जैसी जो है वो चाइना के हवाले कर दी, कि जिसको चाइना ने सीपैक जैसे एक मंसूबे के तहत डेवलप किया था, और चाइना और श्रीलंका कर्जा नहीं अदा कर सका तो चाइना ने टेक ओवर कर लिया श्रीलंकन पोर्ट को। जबकि पब्लिक में जो बातें सामने आ रही है वो हमें खौफजदा कर रही है। हमें ये कहा जा रहा है कि 91% प्रॉफिट गवादर के चाइना को जाएंगे और 9% सिर्फ गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास आएंगे। अगर इस तरह की टर्म्स हैं then this is a sell off। अच्छा जैद साहब, अब मुझे जरा फाइनल एक कमेंट आप ये कीजिएगा, ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है और खास तौर पर इस एक कंफ्यूजन का बराह रास्त फायदा उन तमाम एंटी पाकिस्तान जो पावर्स हैं उनको होगा, ममालिक हैं उनको होगा, अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानी हुकूमत को इस तरह की एटलीस्ट कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करने की जरूरत है? इतने लोग इस वक्त नई हुकूमत में आए, इनमें किसी को भी डिप्लोमेसी का तजुर्बा नहीं है। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी एक पुराना है जिसने थोड़ा बहुत वो एक टेन्योर गुजार चुका है। बाकी सारे के सारे इनको कुछ नहीं मालूम है कि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या हो रही है, साइऑप्स क्या है, डिसइंफॉर्मेशन पाकिस्तान के खिलाफ क्या चल रही है, फिफ्थ जनरेशन वॉर किसे कहते हैं। इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एक रोड के हवाले से ही हो रही है, एक राहदारी देने के हवाले से ही हो रही है, तो एटलीस्ट इसका खैर मकदम तो करना चाहिए। अब जिस तरह के वाकयात बच्चियों की शादियों के और उनको चाइना ले जाकर उसके बाद उनको जिनसी तौर पर इस्तेमाल करने के सामने आए हैं और पाकिस्तान के मीडिया ने जिस तरह से उनको हाईलाइट किया है, अगर इस तरह के वाकयात इंडिया में चाइना जाके करता या उनका कोई अलाई करता तो इंडियन मीडिया इस तरह हाईलाइट कर रहा होता? हामिद साहब देखिए जमील, बात यह है जी कि एस्टिमेट ये है कि 1 करोड़ चाइनीज पाकिस्तान में आकर सेटल होंगे सीपैक रूट के ऊपर अगले 5-6 साल 10 साल के अंदर जी। 1 करोड़ चाइनीज। क्या उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे इस्लामी माशरे पे, कंजर्वेटिव माशरे पे इसके असरात क्या पड़ेंगे? बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत बुरे। ये बात तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी नोज़। आप कुत्ते खाएंगे, बिल्लियां खाएंगे, सुअर खाएंगे, फिर वो आपका जो आपकी वाइल्ड लाइफ है वो तबाह कर देंगे, वो भी खत्म हो जाएगी। तफरीह का है ना जी बिल्कुल। तो आपको यही बात कि इल्लामा इकबाल ने जो बात कही थी, इस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बात ये कि हम अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू, अपने ऑनर, अपनी गैरत, अपनी तहजीब तो नहीं फरोख्त कर रहे हैं 10 अरब 15 अरब डॉलर के लिए, इसलिए कि चिनिया अपनी सामान ले जाके बेच सके गवादर के जरिए। हमको अपनी शराइत, अपनी मर्जी की तय करनी और सिंपल रूट दें उनको, जैसे कहा सिंपल सीधा सीधा रूट दें कि जी आप अपने ट्रक लेके यहां से यहाँ चले जाएं, फैक्ट्रीज जो आप लगाएंगे यहां पर वो पाकिस्तानी टेक्निकल टीम होंगी, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और हमारी बाकी इसके अलावा इनको स्टॉक एक्सचेंजेस और ज़राअत और एग्रीकल्चर और हमारी पावर यूटिलिटीज और हमारी पावर जनरेशन, हमारी एजुकेशन, ये सब इनके हवाले करने की जरूरत नहीं। और इसके लिए जाहिर है चूंकि शराइत खतरनाक है, जब खुफिया रखी गई है, वरना पब्लिक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, पब्लिक क्यों नहीं करते आप? और सीपैक अथॉरिटी क्यों नहीं बनाते? सीपैक अथॉरिटी का मतलब है कि उसके अंदर आर्म फोर्सेस के, ISI के, कोस्ट गार्ड के,
हाईवे अथॉरिटी के पोर्ट, कराची पोर्ट, पाकिस्तानी पोर्ट्स के सब इदारों के नुमाइंदे हों, ताकि वो मिलकर एक नेशनल प्लान बनाकर चाइना से नेगोशिएट करें। अभी खुफिया तौर पर एक प्राइम मिनिस्टर पिछली हुकूमत का, यही हुकूमत की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो डील कर रही है, ये फिर शक पैदा करती है। और जो चीजें सामने आ रही हैं वो इतनी खतरनाक हैं कि परेशान कौन है। इमरान भाई, क्या रहा है फाइनल कमेंट, 5th जनरेशन वॉरफेयर, सिर्फ कर्जे 11, 12, 20 अरब डॉलर के चक्कर में हम जमीन पर लेट जाए और सब कुछ चाइना को दे दें, तो सही वही बात होगी जो कोर कमांडर बलूचिस्तान ने कहा था कि हम सिर्फ उनके टायरों में पंचर लगाते रहेंगे और अपने होटलों पे खाना खिलाएंगे और ये पूरा रीजन चाइना टेक ओवर कर लेगा। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कमर चीमा का एक स्टेटमेंट है और उनका कहना ये है कि भाई नरेंद्र मोदी दुनिया के लीडर्स के साथ घुसकर बैठा है और अपनी प्रेजेंस बना रखी है। अब ये बात कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि अगर आपके पास भी 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन है, मतलब पाकिस्तान के पास, और 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन छोटी पॉपुलेशन नहीं होती। अगर इंडिया आज पॉपुलेशन के मामले में फर्स्ट हो चुका है तो आप भी 6th या 7th है, जरूरी नहीं है। पाकिस्तान, जापान के अंदर देखो, जापान है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है फिलहाल, लेकिन उसके पास पॉपुलेशन कितनी है? 12 करोड़, पाकिस्तान से आधी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई पॉपुलेशन से सब कुछ होता है, तो वैसी बात है नहीं। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानियों को 1947 तक एक टारगेट था कि हमें एक अलग मुल्क बनाना है, अलग देश बनाना है, जो उन्होंने बना लिया, लेकिन फिर उसके बाद कोई गाइडेंस मिला नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना के पास भी कोई गाइडेंस था नहीं, और अगर उसके पास कुछ बातें थी तो वो भाई साहब 1-2 साल में तो गुजर गए थे, इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, एक ऐसे देश बनाकर कि जहां सारे के सारे जिहादी थे। आज सिचुएशन ऐसी है कि 75-76 साल होने के बावजूद भी जब अमेरिका का पैसा आना बंद हो गया है, तो पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि आटे के लिए लोग लड़ रहे हैं। तो किसने सोचा था? अब इंडिया की खराब सिचुएशन भी थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई है कि आटे के लिए लड़ना पड़े। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आप देखिए इंडिया में नरेंद्र मोदी है, वो किस तरह अंदर घुस गया पूरी इंटरनेशनल लीडरशिप के अंदर। उसने अपना एक इमेज बनाया, ठीक है, और वो अपनी नेशन को आगे लेके ले गया, बिकॉज एट हैंड घर में बहुत सारी चीजें हैं बेचने के लिए। कार भी कोई पौधे पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, घर आपके देने को कुछ नहीं है। इंटरनेशनली तुसी कहंदे तुहाडी ऐसी दी तैसी। सऊदी और जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है और इमाराती जो क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जैद, दोनों ने जो है वो यूएस प्रेसिडेंट की से बात करने से इनकार कर दिया है। और जो व्हाइट हाउस है वो कोशिश करता रहा कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उसकी कॉल्स अरेंज की जाएं। और मजे की बात है कि अगर वेस्टर्न प्रेस को आप देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल को देखें, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं डिफेक्टो लीडर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं। तो इस तरह वो बात की जा रही है, क्योंकि अब आपको पता है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। अमेरिका में भी, यहाँ पे मैं हूँ, बहुत सारे दोस्तों से बात हुई है, किसी ने मुझे बताया कि कुछ ना कुछ कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। और यूक्रेन की इंटरनेशनल सपोर्ट तो खैर मिडिल ईस्टर्न ममालिक ने की, लेकिन इसमें दोस्तों पाकिस्तान के लिए एक लेसन है। इधर एक पाकिस्तान के वजीर आजम साहब हैं जो इंतजार करते रहे बाइडेन साहब की कॉल का, और इधर एक तरफ देखें कि सऊदी और यूएई जो है उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि हमने बाइडेन से बात ही नहीं करनी। खैर सऊदीज के अपने मसले हैं, यूएई के अपने मसले हैं, वो मैं उसके ऊपर जरूर बात करता हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तब होती है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अरूज पे है और सारे सियासतदान अपनी सियासत चमका रहे हैं। अभी प्रेसिडेंट अलवी साहब जो हैं उनका मोटरकेड कोयटा के करीब एक जो बलूचिस्तान में सिब्बी में उनका जो मोटरकेड जो था वो कहीं था, और वहां पे एक सुइसाइड आई थिंक धमाका हुआ, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट अलवी तो बच गए, लेकिन वो जो और ये एक सेकंड सुइसाइड हुआ है पाकिस्तान में विद इन अ वीक। दहशतगर्द हमारे गलों को है और हमें पड़ी हुई है कि हमें एक दूसरे को किस तरह हराना है और किस तरह जताना है, और किसी बंदे का कोई ध्यान नहीं है, किसी पॉलिटिकल लीडर का। वो समझते हैं ये सिर्फ फौज का काम है, ये सियासतदानों का काम नहीं है। अगर कहीं पे दहशतगर्दी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो ये पुलिस जाने, ये हमें इन चीजों में न घसीटें, हमें सिर्फ सियासत में रखें, हम सियासत करना चाहते हैं। ये जो जिसे आप कह लेना कि ये लैक ऑफ हार्मनी, पाकिस्तान में आजकल बड़े सेमिनार हो रहे हैं, बड़ी बातें हो रही हैं जनाब के पाकिस्तान में हार्मनी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है,
वो हार्मनी इसलिए नहीं है कि एक नेचुरल बॉन्ड उस तरह मुल्क के अंदर नहीं है लोगों के दरमियान, सब आर्टिफिशियल चीजें तलाश की जा रही हैं। कल किसी दोस्त से बात हो रही थी कि उन्होंने कहा जी कि देखें क्या जो यूक्रेन जैसे हालात बने हैं, अगर पाकिस्तान में इस तरह के हालात बने तो क्या सारा पाकिस्तान इसी तरह इकट्ठा यकमुश्त यक जिसे कहते हैं ना इकट्ठा होकर लड़ेगा? इसमें से बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स होंगे शायद जो हमारे खिलाफ ही लड़ना शुरू कर दें। ये बड़े सीरियस क्वेश्चन है, ये नेशनल हार्मनी के, नेशनल इंटीग्रेशन के। ना तो हम इन क्वेश्चंस को आंसर करना चाहते हैं, और अगर आंसर करना चाहते हैं तो किस तरह जो है वो हम करते हैं, वो जोर जबरदस्ती से लोगों को फोर्स करके कि नहीं तुम इस तरह बोलो, ऐसे रहो, जो हम कह रहे हैं वैसे करो, और यही नेशनल इंटीग्रेशन है, यही नेशनल हार्मनी है जो हम कह रहे हैं और हमें ना बताओ। खैर एनी हाउ, ये जो सऊदी क्राउन प्रिंस और यूएई के जो मोहम्मद बिन जायद साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि फोन कॉल हम नहीं लेंगे, और सऊदी जो यूएस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये डिस्कशन की है कि उन्होंने वो चाहते थे कि बात की जाए, जिसे वो कह रहे हैं कि अब किंग सलमान से तो बात हुई है, लेकिन वो यंग लड़कों से बात करना चाह रहे थे। लड़के ही कहेंगे बिकॉज वैसे तो वो बड़े उम्र है, एमबीएस की उम्र तो 36 साल, एमबीएस जेड की थोड़ी ज्यादा है। और जो सऊदीज हैं उन्होंने अपना ये सिग्नल कर दिया कि उनका रिलेशनशिप कमजोर हो गया है वॉशिंगटन के साथ। अच्छा, पाकिस्तान ये चीजें नहीं कर सकता? अच्छा, पाकिस्तान अब सऊदीज वो नाराज है क्योंकि बाइडेन साहब ने आके यमन के ऊपर जो थी वो सपोर्ट खींच ली। फिर आपको पता है यूएई के जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पे भी जो हौतीस थे उन्होंने हमले किए। फिर बाद में उन्होंने कुछ वहां पे मदद वगैरह भेजी, लेकिन जो सऊदीज हैं वो समझ रहे थे कि हम अपनी मर्जी, अमेरिकन जी समझते थे हम अपनी मर्जी से जब मर्जी इनका मुंह मरोड़ सकते हैं, नाक मरोड़ सकते हैं, कान मरोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह मुमकिन नहीं है। और ऊपर से मजे की बात है, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं सऊदी अरब के, वो मल्टीपल उनके ऊपर लॉ सूट्स हैं यूएस के ऊपर, और वो खासकर जो जमाल खशोगी का वाक़या था इसकी बेस के ऊपर उन्होंने उनसे बात ही नहीं की। और ये अमीराती, और उन्होंने अपने कंसर्न शेयर किए हैं कि भाई ये जो मिसाइल स्ट्राइक्स हमारे ऊपर हौतीस कर रहे हैं, जिसको यमन जो है वो में बैठे हुए हैं लोग हैं, और ये जो और फिर ईरान फैक्टर भी है उसमें, सारी बात है कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब व्हाइट हाउस जो है वो, या बाइडेन साहब जो है वो चाहते हैं कि ताल्लुकात हमारे ठीक हों, बिकॉज उनको पता है कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो तकरीबन $130 अ बैरल अब चली गई हैं 14 साल में, पहली दफा $130 अ बैरल चली गई हैं। और जो सऊदी अरब और यूएई वो कह रहे हैं ठीक है कीमतें बढ़ती हैं तो बढ़े, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे, और ये सारा जो क्राइसिस पैदा होगा डाल दो बाइडेन के खाते में। तुमने भाई सैंक्शंस करने की कोशिश की, हमने तो नहीं सैंक्शन, तुम रशिया को स्विफ्ट से निकाल रहे हो। इसमें लेसन पाकिस्तान के लिए, इसमें पाकिस्तान के लिए लेसन ये है कि आप, पहली बात तो ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं, आप किसी न किसी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। हमारी आजकल क्या स्ट्रेंथ है? हमारी एक ही स्ट्रेंथ होती रही है पिछले 70-75 साल में कि हम सिक्योरिटी वाइज अवेलेबल होते हैं, हम सिक्योरिटी के मामलात में वेस्ट के साथ इंगेज करते हैं, भले कोल्ड वॉर हो, भले जो है 9/11 के बाद जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो, अदर देन दैट तो हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। ये देखें कि ये आज भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है, और क्योंकि अब $130 बैरल चला गया, ये आइंदा भी जा सकता है। अब वो सऊदी और अमाराती को कह रहे थे कि अपने ऑयल प्रोडक्शन है वो बढ़ाएं, और जो है वो अपनी वो करें। वो कह रहे हम क्यों करें भाई, ये आपका मसला है, हमारा मसला तो नहीं है, क्योंकि मसला तो अमेरिकन को नहीं है। अमेरिकन को तो शायद अपनी गैस और वो चीजें वो अपनी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मसला यूरोप में है। तो ये जो चीजें हैं ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। जब हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो ईयू को गालियां देते हैं, और आपको पता है कि जो वजीर आजम साहब के, प्राइम मिनिस्टर साहब के जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब, ठीक है जी, और इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी आई में जो मर्जी कह देते हैं, क्योंकि उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। वो समझते हैं कि मैं जब पब्लिक में कह दूंगा एंटी अमेरिकनिज्म तो मुझे तो मेरे वोट मिल गए, मैं तो पॉपुलिस्ट लीडर हूँ, मैं तो डायरेक्शन बदलने लगूँ। और भाई डायरेक्शन अब तब बदलते हैं जब आपके पास इतने वसाइल तो हो डायरेक्शन बदल लें, आपको कोई मना नहीं करता डायरेक्शन बदले, पर पहले लीडरशिप के पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि वो पहले तो अपनी कैपेसिटी बिल्ड करे, रिसोर्सेज बनाए, पॉलिटिकल कोहेजन अंदर मुल्क के अंदर इकट्ठी करे, पॉलिटिकली अलाइन करे चीजों को, फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा तरतीब दे कि हाँ हमें वाकई करना चाहिए।
नेशन को ऑन बोर्ड ले, पॉलिटिकल क्वार्टर्स को ऑन बोर्ड ले, हमें पता हो कि जी हम सारी मुल्क जो है वो डायरेक्शन बदलने वाला है। ये तो नहीं रात को आप कमरे में बैठ के अपने इस घर में बैठ के या अपने 4 दोस्तों में बैठ के फैसला कर लें कि जी सो अपनी डायरेक्शन बदलनी है मुल्क की। तो वो जो सिक्योरिटी स्टेट पाकिस्तान एज ए सिक्योरिटी स्टेट है, पाकिस्तान कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है। हम एक सिक्योरिटी स्टेट है, जो सिक्योरिटी स्टेट की नीड्स होती हैं, क्या वो आपकी रात को उठ के सुबह जो फॉरेन पॉलिसी पे यू टर्न लेने वाली है वो चीजें पूरी करता है? वो ऑब्वियसली नहीं पूरी करता। और ये जो अगर वो जो 23 अगर एनवॉइस ने लेटर लिख दिया है तो ठीक है, उनके साथ फॉरेन सेक्रेटरी बैठ के बात कर ले, फॉरेन मिनिस्टर उनसे बात कर ले। आप भी तो हर रोज उनको कश्मीर पे बुलाते रहते हैं कि जी ये मसला है, वो बेचारे आ जाते हैं, ठीक है। और ये आपने जो है, और आपको वैसे तो आप टीएलपी के साथ मुज़ाकरात करते हैं कि अगर यूरोप से ताल्लुकात खराब हुए तो 8 बिलियन यूरो की वो जो ट्रेड है वो तबाह हो जाएगी, 7 बिलियन यूरो की। अभी जो है आप जो है वो शोर डालते हैं कि नहीं मैं, क्योंकि आपको पता है आपने इलेक्शन जीतना है। सो ये खुदारा ये काम ना किया करें हमारे साथ। ये अगर सऊदीज को देखना है तो वो किस तरह डिसेंटली कोऑपरेशन भी है और साथ में डिस्प्लेयर भी शो कर दी बाइडन पे। बाइडन क्योंकि कॉल नहीं करता था मोहम्मद बिन सलमान को, और आज मौका आ गया और उन्होंने कहा ठीक है, और मोहम्मद बिन सलमान खामोशी से बैठा रहा, ठीक है यार जब बाइडन को भी जरूरत पड़ेगी तो तब मैं आऊंगा, और उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार की। अच्छा, अब ये जो अभी यूएस ऑफिशियल्स को जरूरत पड़ गई है, अभी वो कह रहे हैं कि जो सऊदीज जो बाइडन है वो काम कर रहा है कि हम अमारातीज को और सऊदीज को मिसाइल डिफेंस सिस्टम दें। अब ये काम तो रशिया करता है, अमेरिका ना किसी से कोई लेने देता है ना खुद को देता है। अब ये जो चीजें थी ये बेसिकली रशिया को, जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा मैंने इस पे अपने यहाँ पे एक वीलॉग बनाया था कि F-35 जो है वो यूएई जो है वो चाहते हैं कि हमारी डील ही कैंसिल हो जानी है अब, और वो ऑलमोस्ट नाकाम हो गई है और वो फ्रांस के पास है। अगर आपको याद होगा जब रिसेंटली फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन आए थे, यूएई में आए थे, तो वो 81 राफेल जो थे उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और F-35 को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका के अंदर वो जो ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है, बड़ा स्लो काम कर देने, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम ये स्लो काम करो, हम जो है ना वो फ्रांस से ले लेते हैं। फ्रांस को अपना गुस्सा था क्योंकि अमेरिका ने, इंग्लैंड ने मिलके जो रशिया ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी न्यूक्लियर जो सबमरीन की जो डील थी वो कैंसिल कराई थी। तो वो जो सबमरीन की डील, और उन्होंने जी वो न्यूक्लियर पे चला, जी हमें न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए, और वो उस पे चले गए। और फ्रांस ने फिर बड़ा उस पे डिस्प्लेयर शो की और अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से अपने एम्बेसडर बुला लिए। फिर बाद में जारी बात है फिर बाइडन ने फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन को भेजा स्पेशली पेरिस, और कहा यार कि ये मसला तो हमें इसको ना, ये तो ये होती है जब आप दूसरे के ऊपर, जब आप इंडिपेंडेंटली प्ले करते हैं। जब आप डिपेंडेंट हो तो आप, खान साहब आप तो उधर नहीं जा सके थे, मलेशिया नहीं जा सके थे, इन्नी को ਤੁਹਾਡੀ फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग है, और पेंदे हो गाला कर दो पूरे यूरोप ने ते अमेरिका ने। देखें, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एज ए पढ़े लिखे पाकिस्तानी के तौर पर कि हमें समझना चाहिए कि हमें हमारे इंटरेस्ट किन ममालिक के साथ। मुल्क में दहशतगर्दी की भरपूर नई लहर दस्तक दे चुकी है, खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर पेलोड गिराकर चले गए थे, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ बैठकर मार खाना, ये कौन सी हिकमत अमली? क्या हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं है जो इंडिया ने इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके? और वो जो हम बात बात पे कहते हैं हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है, ये कौन आया है वहां से? तो हमें ये चीजें जो हैं वो देखनी चाहिए। ये आप भूल जाएं कि जी अमेरिका करा रहा है, हिंदुस्तान करा रहा है, वो करवाएंगे। अच्छा, अगर आप हिंदुस्तान की जगह पे होते तो आपने भी यही काम करना था, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का डायनामिक्स यही है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया अगर ऐसा कर सकता है, मतलब ये सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो या फिर जो भी हो, पाकिस्तान में कई सारे एंटी इंडिया या फिर एंटी हिंदू लोग हैं, जब उनको मरवाने की बात हो रही हो तो इंडिया जब सारी चीज़ ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब भाई साहब को कौन बताए कि सबसे पहले आपको सामने वाले कंट्री के लेवल में होना पड़ेगा, या फिर कहे कि आपके रिलेशंस दुनिया के साथ इतने मजबूत होने चाहिए, तब जाकर ये सारी चीज़ें हो सकती है। इनमें से कोई भी चीज़ आपकी फेवर में नहीं जाती। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पर इंडिया अटैक करके चला गया, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मान लीजिए कि पाकिस्तान ने यहाँ पर अटैक करने की ट्राई की, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि फुल फ्लैज वॉर ना हो। और अगर ऐसा हो गया तो फिर अब तो ऐसा कहा जाता है कि भाई 15-20 साल 25 साल पाकिस्तान पीछे जा चुका है,
इंडिया से। लेकिन अगर मान लीजिए फुल फ्लैज वॉर होती है, और उसमें नो डाउट इंडिया का भी नुकसान होगा, इंडिया की भी इकोनॉमी थोड़ी स्लो पड़ेगी, जीडीपी स्लो होगा, लेकिन इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा पाकिस्तान का। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि फाइनल सॉल्यूशन आ जाए जिसमें बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाए, पीओके इंडिया के पास आ जाए, सिंधु देश एक अलग बन जाए, आज का पंजाब है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान बना रहे, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। में दहशतगर्दी की भरपूर नई लहर दस्तक दे चुकी है। खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क दुश्मन बैरून मुल्क से आ रहे हैं, सरहदी चौकियों पर हमले कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को आगे बढ़कर कार्रवाइयां करना होंगी। अगर हम जानते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल की जाती है, अगर दहशतगर्दी का सांप अफगानिस्तान में पल रहा है तो पाकिस्तान वहां जाकर इस सांप का सर क्यों नहीं कुचल रहा। और आलमी दुनिया इसकी मिसालें मौजूद है आलमी दुनिया में, पाकिस्तान की सरजमीन पर की है कि भारत ने सिर्फ शुबा होने पर ही पाकिस्तानी सरजमीन में अपने तैयारे भेजे थे जो यहां पर पेलोड गिराकर चले गए थे। अमेरिका सिर्फ इस खदशे के तहत कई ममालिक पर चढ़ दौड़ा है कि यहां से अमेरिका के खिलाफ कोई मंसूबाबंदी हो सकती है। अगर ये ममालिक अपनी सलामती के नाम पर दूसरे मुल्कों में हमले कर सकते हैं जहां से इन्हें खतरा महसूस होता है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ बैठकर मार खाना, ये कौन सी हिकमत अमली? आज भी ये जो कुछ हो रहा है इसमें CIA भी शरीक है, मोसाद है, ये भी भारत है, और किसी हद तक बाज एलिमेंट्स ईरान में भी हैं जो कि ये मदद कर रहे हैं। वो कि हमारे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि हुकूमत की मर्जी उसमें शामिल है या नहीं, लेकिन बाज एलिमेंट्स वहां पे मौजूद हैं जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि गल्फ स्टेट्स वगैरह भी हैं जो कि इसमें मदद कर रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल साजिश है। अच्छा, और वो जो हम बात बात पे कहते हैं हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है, ये कौन आया है वहां से? तो हमें ये चीजें जो हैं वो देखनी चाहिए। हमारा टेंशन अफगानिस्तान से रहेगा क्योंकि TTP और अफगान तालिबान की सोच, उनका फलसफा एक है। खतरे की बात यह है कि TTP वाले कहते हैं कि जो फाटा के साबका इलाके हैं जो अब इजला बन के खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गए हैं, वो आज़ाद होने चाहिए, उनकी अलहदा हैसियत होनी चाहिए। तो क्या इन्हें सपोर्ट हासिल है अफगान तालिबान की? नहीं तो वो जो है कैसे आ रहे हैं वहां पे? मफरूजा तो यही होगा अगर वहां से आ रहे हैं, वो रोक तो नहीं रहे कि पाकिस्तान को कौन से खतरात लाहक हैं, अंदरूनी, माशी और फिर ये सिक्योरिटी सूरत हाल। कौन सा हमारा बॉर्डर सेफ है? ईरान से लेके अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लेके हिंदुस्तान तक पूरा का पूरा जो तीन जो हमारे बॉर्डर्स हैं, सारे खतरात वहां पे मुंडला रहे हैं। हमें बहुत बड़ा एक दाग लग चुका हुआ है। पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था, इसी तरह की सूरत हाल थी। लिहाजा हमें तारीख से सबक हासिल करना चाहिए और वक्त पे किए हुए इकदाम ही नतीजा खेज होते। लेकिन अगर इस स्टेज के ऊपर अफगानिस्तान में तालिबान को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया या हमने को मिलिट्री एक्शन किया तो वो मजीद डिस्टेबलाइज होगा। अगर तालिबान की हुकूमत कमजोर पड़ती है तो वहां पे आप देखेंगे खाना जंगी शुरू हो जाती है। जनरल साहब, अब चले हम ये मान लेते हैं अफगानिस्तान अब उतना मुलव्विस नहीं है उसमें क्योंकि रजीम चेंज हो चुकी है। ईरान से हम बात क्यों नहीं करते? क्या हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं हैं जो इंडिया ने इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके, जो तुर्की करता है कुर्दों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके? देखिए यहाँ पे ईरानियन इंटेलिजेंस के कुछ लोग डेफिनेटली लगता है कि इन्वॉल्व हैं, बजाय पब्लिक में रिजॉल्व करने के ये बिहाइंड द सीन रिजॉल्व की जाए, आते रहे हमारे। लेकिन सर ये उसी बरादर मुल्क ने हमें ये धमकी दी थी कि अगर आपकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई, दोबारा किसी दहशतगर्द ने ईरान में कार्रवाई की तो हम खुद हिट करेंगे वहां पर आके। ये उस बरादर मुल्क ने कहा था और उसको ये भी हमें बताना जरूरी नहीं है कि हम भी आपके बरादर मुल्क हैं, हमारा भी ख्याल रखें। इंडिया के ताल्लुकात उनसे बहुत बेहतर और इंडिया के पास चाह बहार है, वहां पे वो सारा उनका नेटवर्क इंडिया का काम कर रहा है, ईरानियों ने कभी रोका नहीं। और ये भी एक हकीकत है कि इंडिया के जितने अच्छे ताल्लुकात, करीबी ताल्लुकात इनके साथ हैं, इजराइल के साथ, वो ईरान के ऊपर जासूसी करते रहे, ईरानी इंफॉर्मेशन उनको देते रहे। लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है वो
चिपका हुआ है उनसे, और वो मेरी समझ से बालातर है कि उनको क्यों नहीं ये चीजें समझ आ। लेकिन अहम सवाल तो ये है कि इन अनासर की डोरें किन हाथों में हैं। डॉक्टर साहब, क्या हम अपने दुश्मन से वाकिफ हैं, और इन वाकयात की टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर गए और वहाँ दावत देकर आए कि आए पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, दूसरी तरफ ये अनासर एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डोरें किसी के भी हाथ में हों, जब तक आप मुकाबला खुद नहीं करेंगे, ये उम्मीद क्यों रखते हैं? अगर इस थ्योरी पे चला जाए कि डोरें किसी के हाथ में हैं, तो फिर आप या तो उन डोरों को काटें या फिर आप मुकाबला करें। अगर आपने इसको डील करना है, या तो आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से करें, जो पाकिस्तान नहीं कर सकता। उसकी वजूहात हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे कंस्ट्रेंट क्या हैं, जो आप जिसकी इकोनॉमी अपने पाँव पे ना खड़ी हो, वो दूसरी कौमों का से बराह रास्त मुकाबला नहीं कर सकती। तो उसका दूसरा हल पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये है कि वो इस सिचुएशन को डायरेक्टली एड्रेस करें। ये आप भूल जाएं कि जी अमेरिका करा रहा है, हिंदुस्तान करा रहा है, वो करवाएंगे। अच्छा, अगर आप हिंदुस्तान की जगह पे होते तो आपने भी यही काम करना था, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का डायनामिक्स यही है। एक गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान वो किसके हक में जाता है? वो जाहिर है वो हमारे खिलाफ जाता है और हक में जाता है, अमेरिकन के जाता है, इंडियंस के जाता है, जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान के अंदर सीपैक आगे जो बढ़े, पाकिस्तान के अंदर जो BRI का प्रोजेक्ट है वो आगे चले, पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह के हालात ख़राब होंगे तो चाइना के अंदर जो हालात, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो अफेक्ट होगी।